प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री बलबीर पुंजी जी द्वारा लिखित विचारपरक पुस्तक नैरेटिव का मायाजाल का लोकार्पण केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसवाले के करकमलों से यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध लेखक व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे साई दीपक जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। इस सभागृह में पधारे प्रबुद्धजन, समाजधर्मी, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का हृदय से वंदन, अभिनंदन। आदरणीय विजय क्रांति जी प्रखर लेखक हैं, तिब्बत पर उनका विशेष अध्ययन है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया वे आएँ और आज के उत्सव पुरुष बलबीर पुंजी जी के जीवन पर प्रकाश डालें। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हॉल में उपस्थित हमारे सभी पुराने मित्र, आप सबसे जो मुझे परिचय कराने का ये जो जिम्मेदारी या यूँ कहें एक महत्व दिया है, सम्मान दिया है प्रभात जी ने, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये सम्मान इसलिए भी है क्योंकि बलबीर जी के साथ मेरा अपना एक अलग संबंध है। हालांकि आप में से कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जो बलबीर जी को एक से ज़्यादा संदर्भों में बहुत अच्छी तरह ना जानता हो। एक लेखक के रूप में, एक विचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में, प्रवक्ता के रूप में और व्यक्तिगत मित्र के रूप में। आप में से जो ज़्यादातर लोग उनको उनके लेखन के लिए जानते हैं और उनके राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर जो उनके विचारों के लिए उन्हें जानते हैं, वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो राष्ट्रवादी विचार परिवार है भारत का, मेरा ख्याल है कि इस समय उसमें जो विचारक और लेखक, लोकप्रिय लेखक हैं, उसमें अगर ऊपर की लिस्ट बनाई जाए एक दो लोगों की, तो बलबीर जी उसमें हैं। करोड़ों पाठक हैं उनके, जो हर हफ्ते उनके लिखने का, उनके विचारों का इंतज़ार करते हैं। तो ये व्यक्तित्व है बलबीर जी का जो उनको बहुत विचारकों से, लेखकों से, पत्रकारों से, राजनेताओं से बहुत अलग रखता है। बलबीर जी ने 50 साल से ज़्यादा पत्रकारिता की है और शुरुआत उन्होंने मेरे साथ ही, हम लोग इकट्ठे थे पत्रकारिता में, तो बाद में आए हम दोनों। विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग इकट्ठे थे, तो हमारा साथ जो है तकरीबन 55 साल का है। हम सहयोगी कार्यकर्ता भी थे, दोस्त भी थे और बाद में मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जो उनके साथ पत्रकारिता में पिछले 50 साल से लगातार हैं। बलबीर जी ने शुरुआत की मदरलैंड से, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और इंडियन एक्सप्रेस के जो ब्यूरो हैं उसमें बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे और फिर उसके बाद जो न्यूज़पेपर ऑब्जर्वर, उसके दैनिक न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक के रूप में वो पहुँचे और फिर बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है, जो भारत का सबसे सम्मानित और सबसे बड़ा पत्रकारिता का और संचार का संस्थान है, उसके अध्यक्ष बने। तो ये दिखाता है कि उनकी जो यात्रा है वो एक एक कदम करके वो लगातार ऊंचाई ग्रहण करती रही है। पिछले 50 साल में जो अब एक विचारक और पत्रकार के रूप में अपनी लेखनी और वाणी के माध्यम से जो बौद्धिक जगत है भारत का, उसमें जो उन्होंने सम्मान पाया वो बड़ा अनूठा है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो राष्ट्रवादी विचार परिवार है उसके वो बहुत ही अनूठे व्यक्तित्व हैं। मुझे पर्सनली ये खुशी हो रही है कि आज एक ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए मैं खुद बलबीर जी से पिछले कई साल से आग्रह करता रहा हूँ और ये किताब आज उसका परिणाम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उनका परिचय इस फंक्शन में दे रहा हूँ। उनके कुछ विषय हैं जिसके बलबीर जी माहिर हैं। हमारे जो विचार परिवार है उसमें बहुत लोग बहुत अच्छे विचारक हैं, कमाल के ज्ञानी हैं, इतिहास को बहुत गहरा जानते हैं, समझते हैं। प्रोफेसर मक्खन लाल जी सामने हमारे बैठे हुए हैं,
इतिहास को बहुत गहरा समझते हैं भारत के। बलबीर जी की खासियत ये है कि वो एक साथ ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी रखते हैं, पढ़ते हैं, गुढ़ते हैं, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कम्युनिज़्म, भारत में कम्युनिज़्म की जो भूमिका है, जो भारतीय इस्लाम की क्या स्थिति है, वो एक विषय है। विदेशी चर्च भारत में किस तरह से काम कर रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, ये तीसरा विषय है। और ये तीनों ऐसे विषय हैं जिसको बलबीर जी बहुत गहराई से समझते हैं। मेरे दोस्तों में से शायद ही कोई होगा कि जिसके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो, जिसमें खूब सारी किताबें हैं और हर किताब का नंबर है, हर किताब को टाइटल से वो जानते हैं। कभी कुछ लिखना हो तो कौन सी चीज़ किस किताब में कहाँ पर है, ये खासियत है बलबीर जी की। वो वहाँ से निकाल लेते हैं और उसी आर्टिकल में इस्तेमाल करते हैं जिसमें उसकी ज़रूरत है। और शायद यही कारण है कि उनके लिखे हुए जो लेख हैं वो उनका जवाब देना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। बहुत तार्किक लिखते हैं, बहुत सरल भाषा में लिखते हैं और बहुत प्रभावशाली लिखते हैं। तो इसलिए मैं बलबीर जी से हमेशा आग्रह करता रहा हूँ कि यार किताब लिखो, किताब जो है पीढ़ियों तक चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज है किताब नैरेटिव का मायाजाल, ये उस कड़ी की पहली किताब है और ये कड़ी यहाँ से बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। हमारा आग्रह है बलबीर जी आपसे कि बाकी जो विषय जो भारत की राजनीति को, भारत के समाज को, भारत की वर्तमान व्यवस्था को और भारत के आने वाले भविष्य को बहुत गहरे प्रभावित करने जा रहे हैं, ये जो सारे तीनों मैंने विषय बताए हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में प्रभात प्रकाशन, बलबीर जी आपस में इस दोस्ती को और आगे बढ़ाएं और नई पुस्तकें उनकी आएँ। ये मेरी व्यक्तिगत आग्रह है बलबीर जी से और शायद आप भी इसमें सहमत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय बलबीर जी से, आए अपना लिखित वक्तव्य दें, अपनी इस लेखन यात्रा के बारे में हमें बताएं। केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय दत्ता जी, साईं दीपक जी और हाल में आप सब लोग जो बहुत स्नेहपूर्वक यहाँ पर आए हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ये जिस पुस्तक के विमोचन के लिए हम लोग आए हैं, नैरेटिव का मायाजाल, तो हिंदी में पुस्तक है तो शीर्षक रखा विमर्श का मायाजाल। पर सुधी जिन्होंने कहा कि विमर्श का मायाजाल जो पुस्तक में है उसके साथ मेल नहीं खाता, बदलिए। नई खोज शुरू हुई और पूरी हिंदी का विश्वकोश, शब्दकोश छान मारा, विमर्श के अतिरिक्त हमको कोई और शब्द मिला नहीं। पर विमर्श वो नहीं कहता जो नैरेटिव कहता है। तो अंतोगत्वा निर्णय हुआ कि नैरेटिव का मायाजाल ही ठीक रहेगा। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो शीर्षक के ऊपर हमको दिक्कत हुई वही भारत का संकट है और उसीलिए ये किताब भी है। भाषा जो होती है वो जिस प्रदेश की होती है, जिस देश की होती है, भूभाग की होती है, वहाँ की संस्कृति का और वहाँ के भावों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर किसी संस्कृति में भाव नहीं है तो उसके भाषा भी नहीं होगी, शब्द भी नहीं होंगे। अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, निर्वाण के लिए कोई शब्द नहीं है, योग के लिए कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने ईमानदारी की और इन शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश में शामिल कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नैरेटिव नाम का कंसेप्ट, संकल्पना भारतीय परिवेश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सत्य और असत्य, झूठ और सच में विश्वास रखते हैं। नैरेटिव जो है ये बीच की कुछ चीज़ है। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि घटना जैसे घटी हम वैसे नहीं बताएंगे,
जो मेरे एजेंडा को सूट करता हो। हम तथ्यों को उस तरह से तोड़े मरोड़ेंगे, विकृत करेंगे और अपने हिसाब से उनको प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे। नैरेटिव का सत्य के साथ कोई लेना देना होता नहीं। और हमारे देश के लिए ये बहुत प्रासंगिक बात है। हम देश में अधिकांश समस्याएं जो हैं उनकी जड़ एक दूषित नैरेटिव में है, जो कि अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद अपने राज्य को यहाँ पे सदा के लिए रखने के लिए उस जिस नैरेटिव को उन्होंने प्रमोट किया। अब उन विषयों में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि आपको उस दिन बोलने की क्या ज़रूरत है, विमोचन वाले दिन। आपने तो जो बोलना था किताब में बोल दिया, वो काफ़ी है। ये नैरेटिव जो है उसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं। और अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। एक शायर हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर, उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है, ज़िंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। आप गूगल करके उसको सुन सकते हैं, सच में बहुत खूबसूरत पोएम है। उसमें से 2 जुमले मैंने उधार लिए हैं। चोरी नहीं कहूँगा क्योंकि सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि कहाँ से लिए हैं, तो मैंने उधार लिए हैं। तो उसमें से एक जुमला है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, पर झूठ की कोई इंतहा नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और मैं कहूँगा नैरेटिव की तो कोई इंतहा नहीं। और दूसरा, चाहे झूठ को सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे झूठ को सोने के फ्रेम में जड़ दो, पर आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो ये जो नैरेटिव का मायाजाल है, ये भी बहुत सारे नैरेटिव्स के मामले में आईना दिखाने का काम करेगा, ये मेरे को उम्मीद है। क्रांति जी ने एक आग्रह किया कि आप पुस्तकें और लिखें, तो क्रांति जी आपके माध्यम से सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि 2 पुस्तकें पाइपलाइन में हैं, और एक पुस्तक जो अगली है वो अंग्रेज़ी में है, और जिस विषय की आपने जिक्र किया, इस्लाम, पाकिस्तान वगैरह, उसकी मैंने पूरी सामग्री इकट्ठी की तो करीब 4 लाख शब्दों की थी अंग्रेज़ी में मेरे पास उपलब्ध। तो उसमें से वीनिंग आउट, पुलिंग आउट करना था। तो मेरे मित्र हैं यहाँ पे नवनीत तलवार, यहीं के बैठे हुए हैं, तो वो इस परिश्रम वाले काम, बोरिंग काम में लगे हुए हैं। और दूसरी किताब मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव था जिसने खालिस्तान की नींव रखी, हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार डाली, उस पुस्तक मेरे मन में बहुत वर्षों से है। उसका कुछ रिसर्च जो है वो यहाँ पे होनी है, और एक भाग उसका लंदन में होगा, तो वहाँ पे कुछ तथ्यों को पहचानना है। तो मैंने अपने दामाद जो हैं अधीश अग्रवाल जी, जो आए भी थे, उनके साथ तय किया है, वो भी मेरी सहायता करेंगे। और लंदन में अगले महीने 1 महीना लगाऊंगा, वहाँ पर सितंबर में 1 महीना लगाऊंगा, और उस पर जानकारी उपलब्ध करके शायद दूसरी पुस्तक के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय बलबीर जी, आप शब्दों के धनी हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर दी। स्वयं एक स्थापित अधिवक्ता श्री रजित देवगुन हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं एक और स्थापित प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री जे साई दीपक जी का परिचय दें। आइए रचित जी। Thank you, Varpaji. Good evening, everyone. I would like to call upon the person who is an engineer turned lawyer practicing in High Court of Delhi and the Supreme Court of India. The reason he gives for this transition is he wanted to be in a profession which allows him to comment on a public discourse and with intelligence, information, and tools he need to make an impact. But I believe he is still using his engineering techniques in rebuilding and reconstructing the facts which were long back destroyed by false narratives set by certain section of our society against India.
He has always been vocal about these false narratives, either surrounded or being run within India, and is also among the first one to demolish the same. He has appeared as an arguing counsel and has been part of several landmark judgments like Sabrimala, same-sex marriage, and various other Hindu-centric legal issues. If anyone followed social media discourse around the issues related to Sabrimala temple or CA, NRC, then they have definitely heard him speak. He is generally seen passionately talking about issues with an Indic sense. When you search his name on YouTube, there are so many compilation of his savage replies in several debates. He is a noted Indian author and commentator. He believes that center to right ideas were given inadequate space in public discourses. They were more often not only dismissed and even treated as criminals. Mr. J. Saini. Namaste. As is clear, I'm coming directly from the battlefield. So I'll try to speak in the same tone and tenor. My pranams and respects to all the dignitaries on the dais and off the dais. I thank Shri Balbir Punji for giving me an opportunity to share space with all these dignitaries. मेरी तरफ से तो कोशिश ये होगी कि मैं न ज़्यादा बोलूँ न लंबा. I'll try and keep it as crisp and as short as possible and to the point. I may have a slight difference of opinion with you. So let me try and express it. वकील हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे objection तो उठाना पड़ेगा. So I think last year there was a hearing that was going on in the Delhi High Court. And both parties before the judge were trying to present their competing narratives. And the judge remarked, and this was one of the widely reported remarks, that it's never the party which is on trial, it is the judge who is always on trial. Because it is for the judge to sift between truth, facts, and lies. I think that has more or less become the role of every person who consumes information today. I don't think there is any person today who is capable of saying that I'm able to make up my mind without a competing narrative or a competing version being presented on the same subject, no matter what the subject is. Now, that takes us to a slightly different question. Is there any distinction between narrative and propaganda? Are they synonyms? Are they paryayvachi in any sense? To my mind, that may not be the case. Propaganda is manufacturing facts and manufacturing opinions without facts. Narrative is presenting your version based on facts reasonably, which is narrative still has some correlation, some nexus, some basis in tathya. Propaganda is always as far as away from facts and truth. Now, therefore, perhaps what is imperative is to understand the distinction between what is narrative and what is propaganda. But why is this even relevant to the current times that we live in? Most people believe that we perhaps live in the age of battle of ideas and that this is a narrative war. My reading as a fledgling lay student, an untrained student of history, political science and civilization, and law for that matter, is that a war of narratives has always been present. It's only a question of the centrality that has been given to it. So previously, if people disagreed, they were quick to draw their swords. And now the battlefield is the mind space of the consumer. Whoever occupies that particular mind space ultimately gets his way or gets his say. And that's precisely why this narrative war becomes so crucial. How many people have possibly heard of the nexus between Basmati and the state of Madhya Pradesh? How many people have heard of the nexus between Basmati and Punjab and Haryana or northern parts of India? Okay. So at the very least, the perception is that Basmati has more to do with the region above the Vindhyas than with the Vindhyas or Madhya Bharat. What if I were to tell you that there are records to establish that cultivation of Basmati and consumption of Basmati in Madhya Bharat, at the very least, dates back to Akbar's period, and there are records from Akbar's own kitchens and inventory to show that Basmati was consumed and produced in that region. And that makes it
an older consumer of basmati than perhaps even Haryana for that matter. Because this part of Bharat or this side of the border, basmati cultivation was predominantly, or rather it saw a spike because of migration of those farmers post 1947. And they had to come to this side of the border. So popular perception will tell you that basmati has nothing to do with the state of Madhya Pradesh, whereas reality or facts may tell you that it actually has some connection, and its case on basmati may be better than certain North Indian states. This is the distinction between narrative and propaganda. This is the distinction between popular perception and facts. I think it is both fortunate and unfortunate for us to be consumers of information in this age. Fortunate because there's an explosion of information. Fortunate because there was a time when news, information, shaping of influence was the fiefdom of the select few, the elite few. With time, with change in policies, politics, and with change in technology, which I think has been the biggest game changer, there has been greater democratization of opinion and greater democratization of creation of opinion and dissemination of facts. But that also means that the consumer is currently faced with a surplus and he doesn't know what to do with it. How do you exactly place reliance on any medium or any platform at this point? So what do we do as human beings? We operate in bubbles. We choose to put faith in those platforms which is close to our vichardhara. And that's how you create echo chambers. So the problem of today is not just the existence of multiplicity of opinions, but the irony is, with more information, we would have expected people to consume more information which is of opposing nature. But with time, we will restrict ourselves only to our own echo chambers, because the human mind looks for comfort, and comfort is, I will choose the filter based on vichardhara as opposed to tathya or facts. That is the unfortunate reality. Nevertheless, I don't think Bharat or this Sanskriti has the option or luxury of running away from this battlefield. तो इसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं. First, अगर कोई रण ना होता, and if there was no battlefield and there was no summer, so to speak, तब क्या narrative की जरूरत पड़ती? Or has the imperative of a narrative become necessary because of an ongoing battle or war? Now, there are two possible ways of looking at it. I'm not presenting any conclusions. I'm only throwing a couple of thoughts for you to consume. One, even if there was no battlefield or even if there was no war of narratives, narrative is a perception of the self. And even if there was no other to deal with, you would need a narrative to understand your own self and also to pass it on to the next generation. Because when you pass on history to the next generation, you're not giving them just a set of facts. You're also giving them a certain perception of yourself as to who we are and where we come from. So strictly speaking, in that sense, I don't approach the word narrative with a negative connotation. I certainly have a problem with propaganda, but not narrative. Now, that is the first situation where even if there is no battlefield, narrative is imperative because you have to communicate not just with the present, but also with the future. But when there are people and there are agencies and there are forces and there are groups and there are vested interests which are interested in defining you for you and who do not wish to give you the basic fundamental right to define for yourself who you are and where you come from, the building of a narrative is no more an academic exercise. It is an existential civilizational exercise. It is an imperative. There is no running away from it. Who are Hindus? What is the origin of the Haindavi civilization? Where do they come from? What are their geographical origins? Our complexions have become the subject of discussions. Our ethnicities have become subject of discussions. So I certainly agree with Mr. Punj on the point that the battle of narratives, perhaps in this subcontinent, owes its origins to the colonization project. Because until then,
The invader who put stock in the sword was not interested in building a narrative. He was absolutely clear about what he was here for. But then comes, I think, at the fag end of the 17th century, the European colonizer, who realizes that this particular civilization cannot be won over by the strength of the sword or on the strength of the sword, and he realizes that I need to use the mind as the battlefield here. And therefore starts a battle of narratives, where the first ground of his experiment is your mind, is your dharana, is your Sanskriti, is your origin. And dare I say this, I don't think we have come out of it yet. The layers of imposed wisdom of who we are and where we come from is a constant battle in every sphere today, from academia to politics to media to even legal discussions. I'll give you a simple example. Try presenting any legal philosophy which has its origins in Bharatiya Sanskriti to any leading law school or a student of any leading national law school in this country. You will not succeed. Because a narrative has already been created about the regressive nature of Bharatiya Sanskriti and Hindu philosophy, to the extent that people are not even willing to consume that we have had something to contribute by way of jurisprudence, by way of philosophy, so on and so forth. So at the most fundamental level, at the most practical level, forget the political level, at the level of education, at the level of formulating of basic policies, even at the level of dressing and whatnot, narrative has played a huge role. So what do we do? Do we employ the strategy of our brothers and sisters from the left and resort to propaganda? I would say that is certainly not the Bharatiya way. In my limited experience of dealing with students across the board on campuses across the country, what I have benefited from is the traditional Sanatan way of presenting facts and leaving the conclusion of truth to the audience. Put faith in facts seems to be the mantra that has worked, even in the most hostile of spaces. And my limited suggestion here is, if this battle of narratives must be won, we must look at our history, at our present, and towards the future. With facts, truth, logic, and morality as our constant companions, that is the only way we succeed. I don't think it's possible to take an Orwellian approach to this battle, because that is a race to the bottom. We may succeed in the present, but the future will only inherit the air and the sand. Namaste. Thank you. धन्यवाद साई दीपक जी। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ, कृपया बलबीर पुंज जी की पुस्तक नैरेटिव का मायाजाल का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय दत्ता जी भाई साहब, आदरणीय साई दीपक जी और बलबीर पुंज जी। Dhanyawad. Thank you very much, Mr. Deepak, for a very good start to the session. I won't refer to what Papa spoke about because he is the author. A very good evening to everyone. It is a privilege to welcome the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammed Khan ji, amongst us to release Narrative Ka Mayajal. Of course, Mr. Khan needs no introduction. He has been a leading light when it comes to breaking narratives himself. One of India's original thought leaders. Through his decades-long career, he's made some very tough choices and taken some very tough decisions. I will not take any more of your time. I'll hand it over to Mr. Khan. So. सम्मानित श्री दत्तात्रेय हौसबले जी, सरकारी वाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री जे साई दीपक जी, श्री प्रभात कुमार जी, श्री बलबीर पुंज जी, जो न केवल बड़े पत्रकार हैं, बल्कि ज़ाती तौर पे एक लंबे ज़माने से हमारा उनसे संबंध है। बलबीर जी पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा है, बहुत शानदार लिखते हैं, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में शब्द है नरेटिव के लिए, प्रस्तुति। प्रस्तुति अलग अलग प्रस्तुतियां हो सकती हैं। जैसे हमने क्या कहा, खुद माननीय पंडित जी ने कहा, हमारे पहले प्रधानमंत्री, कहा कि सेकुलरिज्म से जो मतलब हम निकालते हैं वो भारत की प्राचीन जीवन शैली है, और चूंकि ये हमारी जीवन शैली थी, इसके लिए एक शब्द नहीं था। तो मुझे बाद में लगा कि ये नहीं कि वो नहीं जानते थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन शायद कहीं नज़र से ओझल हो गया। हमारे यहाँ तो पहले से कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। बहुधा का मतलब ही, अगर प्राचीन जीवन शैली की जो विविधताएं हैं उसको दर्शाना है, तो हम बड़ी आसानी से उसके लिए विविधता का शब्द, बहुधा का शब्द, विविधता का नहीं बहुधा का शब्द बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे एक जगह और, एक बलबीर जी आपने कहा कि हमारे यहाँ सत्य और असत्य, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सनातन परंपरा की, उसमें असत्य कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हम जैसे आपको छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं, उसके बाद आखिरी सीढ़ी पे पहुंचते हैं एक एक करके। और जो धर्म को जिस तरह परिभाषित किया गया है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो इतनी ज्यादा है। हमारे यहाँ तो इतनी प्रस्तुतियां हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कंफ्यूज हो गए, और भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा, सवाल पूछा, उन्होंने कहा श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर यस्सा वचा प्रमाण। इतनी सारी व्याख्याएं हैं, इतने मुनियों के जरिए, इतनी श्रुति में अलग अलग बात है, स्मृति में अलग अलग बात है, मैं किसको मानूं? तो मैं बहुत दफा ये बात कहता हूं कि आमतौर से रिलीजन्स में एक किताब होती, ये भी अपने आप में सबूत है कि धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन सही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो किताब नहीं है, किताबें हैं, पुस्तक नहीं है, पुस्तकें हैं। तो उससे कंफ्यूजन तो होगा, भ्रम पैदा होगा मन में। तो इन सारी पुस्तकों के जो जिन्होंने संकलन किया है भारत इस विजडम का, प्रज्ञा का, उन्होंने इस मुश्किल को हल कर दिया। वेद व्यास, सर्वशास्त्र पुराणस्य व्यासो वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इतनी किताबें देख के घबराओ नहीं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, और ये समझाया गया है कि दूसरे का हित करोगे तो वो परम धर्म है, और दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे तो वो पाप। सारे धर्म का सार ये है, उन्होंने आखिर में कहा। और मैं आपको अपना कहता हूं कि जो ये क्या कमाल का प्रश्न है, हम कौन हैं, कौन हैं हम, और क्या है हमारी पहचान, ये प्रश्न मुझे एक भारतीय होने के नाते एक जमाने से परेशान करता था। तो मैंने थोड़ा सा इस पर, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद शायद मैं भी आपके पास आऊं कि एक जो मेरी समझ है उसके मुताबिक भारतीय होने के नाते मैं क्या हूं, मैं भी शायद आपके पास आऊं आपका फेवर लेने के लिए। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं भारतीय हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसका अनाज खाता हूं, इसका पानी पीता हूं।
तो हर चीज जो भारतीय है वो मेरी है। लेकिन जब मैंने इस प्रश्न को मैं कौन हूं भारतीय की हैसियत से, जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, जितना मैंने कोशिश की उतना ही मेरा विश्वास, मेरी जिसे प्रशंसा कहनी चाहिए या कहना चाहिए कि दिल पे गहरी छाप पड़ती गई सनातन परंपरा की, जब ये समझने की कोशिश की कि मैं कौन हूं। और ये एक बात कह दूं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बलबीर पुंजी नहीं उठा रहे हैं। ये प्रश्न तो हमारे सारे ऋषियों मुनियों ने यही प्रश्न उठाया है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। तो एक तरह से मेरे दिल में आया कि कहूं कि ये पत्रकार नहीं, लगता है थोड़ा संतों की परंपरा से भी प्रभावित है। अब मैं ये आज का विषय नहीं है, ये हजारों साल पहले का विषय है जो उठाया गया बात। भगवान राम वनवास को जा रहे हैं, उससे पहली रात शाम को लक्ष्मण जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने पिता के लिए ऐसे अपशब्द प्रयोग किए जो हरगिज भी किसी बेटे को नहीं करने चाहिए। भगवान राम बहुत खामोशी से उस सब कुछ को सुनते रहे और जब वो गुस्सा बता चुके अपना पूरा, तो उन्होंने 2 लाइनें कहा, दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तता नाहम देहश्चिदात्मेत बुद्धि विद्येति भन्यते। लक्ष्मण, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारा ये शरीर है और शरीर को वन में कष्ट होगा, शरीर को कष्ट होगा कि राजसी महल छोड़ के और वन में कुटिया में रहा जाए। इसलिए अपने आप को ये मानकर कि तुम ये शरीर हो, तुमने ये गुस्से में बातें कही, लेकिन जान लो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तो ये जवाब, सवाल जवाब कहां से, किस जमाने में शुरू हो रहे? शंकराचार्य नौजवान भी नहीं, अभी नौजवानी में भी कदम नहीं रखा है, केरला से चल के अपने गुरु को ढूंढते हुए मध्य प्रदेश में कौन जगह है साहब जहां पहुंचते जी, ओंकारेश्वर पहुंचते हैं और उन्हें तो पता नहीं, गुरु को देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना है। तो वो इत्तेफाक से उन्हें ढूंढते हुए जा रहे हैं, आश्रम के नजदीक पहुंच गए हैं और नदी के किनारे गुरु ही मिल गए और गुरु से गुरु का पता पूछ रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ तुम कौन हो, और क्या खूबसूरत रचना है, कभी उसे पढ़िए, हर चीज का जवाब दे दिया है। मनोबुध अहंकार चित्तानि न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ना मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न मैं ईगो हूं, अहंकार हूं, मैं सब ये गिना के और कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर क्या हो तुम? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो, मैं चैतन्य आत्मा हूं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं मरने के दिन तक हर दिन हमारा शरीर बदलता है। अगर हम वो हैं जो हमारा शरीर है तो हम तो रोज बदल रहे हैं। एक ही चीज है जो नहीं बदलती हमारे अंदर, ना जायते मिरियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। एक अकेली आत्मा हमारे शरीर में है जो नहीं बदलती। हमारी पहचान क्या है?
बहुत दफ़ा मैंने पढ़ा भी है और कहते हुए सुना भी है लोगों को कि शंकराचार्य पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने, 4 मठ स्थापित किए, और उस वक्त जब भारत राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उन्होंने पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पे भारत एक इकाई है, इसकी चेतना पैदा की। और मैं इस हद तक मानता हूं कि अगर 1000 साल पहले वो चेतना पैदा न की होती शंकराचार्य ने, तो इस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने के लिए सरदार पटेल ने जो पापड़ बेले, उसमें शायद इतनी आसानी से कामयाबी न मिलती। इसलिए कि जब तक आप संस्कृति की समझ नहीं पैदा करते, राजनीतिक समझ पैदा नहीं हो सकती, संभव नहीं। और एक बार जब ये समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। पहला वाला तो मैंने पढ़ दिया इसलिए, ये बताने के लिए कि जो उनका डायलॉग हुआ, लेकिन इसमें तीसरे नंबर पे जो श्लोक है वो बिल्कुल दिल की गहराइयों को छू लेता है। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, मतो नैव मैनैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवो हम शिव। जब एक बार आपको ये चैतन्यता आ गई, उसके बाद आपको धर्म की भी जरूरत नहीं रह जाती। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, आप हर चीज से यू आर लिबरेटेड फ्रॉम ह्यूमन कंडीशन। वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और ये एक नहीं है ऐसा, हमारे हेमंत जी बैठे हैं बनारस, इनकी किताब के रिलीज में मैंने वहाँ पे कहा था कि सच बात ये है कि नहीं, पहले मैं वो बात कर दूं कि 4 मठ बनाए। मठों से, बिल्डिंगों से नहीं होता है कुछ भी, चाहे जितनी शानदार बनाए। विचारों से परिवर्तन आता है, विचारों से असर पड़ता है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ माइंड आर एवर लास्टिंग। मानस से जो चीज पैदा होती है, वो जब तक इंसानों को फायदा पहुंचाती है वो जिंदा रहती है। भौतिक शक्ति से जो चीज आप पैदा करते हैं, जो मॉन्यूमेंट, स्मृति चिन्ह बनाते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। यहीं दिल्ली में देख लीजिए, हाई कोर्ट के सामने पुराना किला है। लोगों का मानना है कि ये पांडवों की राजधानी जब बनी थी, और बनाई, किला बनाया किसने था? माया नाम के असुर ने। उसकी जान चूंकि बख्श दी थी, तो उसने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका महल बनाऊंगा, आपकी राजधानी को बनाऊंगा। जाइए जरा पुराने किले में, अगर सरकार उस पर हर साल लाखों रुपया खर्च ना करे तो अब तक शायद ईंटें भी उठा के ले जाते लोग। लेकिन उसी वक्त भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता का संदेश दिया। वो कभी खंडर नहीं बन सकता, वो चूं का तू रहेगा, क्योंकि वो मानस से पैदा हुआ है। किला भौतिक शक्ति से बना था। और मेरा मानना, तो जितनी मेरी समझ है, मैंने इसीलिए इंसिस्ट भी किया कि मैं पहले बोलना चाहता हूं कि सनातन परंपरा की शान ये है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज लेने के लिए जब स्टॉकहोम गए और उन्होंने स्वीकृति का भाषण दिया, तो स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने भी यही कहा कि मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जो हमारे संस्कारों में ये बात डालती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य वानु पश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजु गुप्त से।
हमारी घुट्टी में ये बात पढ़ाई जाती है हमें कि सबके अंदर उसी परमात्मा को देखो, और जब सबके अंदर आदमी उसी परमात्मा को देखने लगेगा तो उसके लिए किसी के प्रति घृणा तो बहुत दूर की बात है, किसी प्रकार का दुराव का भाव ही नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि ये बल्कि मैं कोट करूं कुरान से, कुरान में एक वर्स है जिसमें मिसाल दी गई है कि जब बाढ़ आती है तो उसके ऊपर झाग होते हैं, वो झाग खत्म हो जाते हैं और पानी जमीन के अंदर जाके उसको, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसी तरह जेवर बनाने के लिए आप सोना या चांदी लेके सुनार के पास जाते हैं, वो पिघलाता है, उसके ऊपर भी झाग आते हैं, झाग खत्म हो जाते हैं और सोने चांदी के जेवर या बर्तन बना दिए जाते हैं। तो ये मिसाल दे के कुरान कहता है कि वअम्मा मा यनफ़उन्नास फम्मा ज़बदो फ़यज़हबो जुफ़ान, जो चीज़ बेकार होती है, किसी के काम की नहीं होती, वो झागों की तरह ख़त्म हो जाती। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, लेकिन जो चीज़ इंसानों को फ़ायदा पहुंचाती वो चीज़ ज़मीन में जिंदा रहती। मुझे कोई रत्ती बराबर भी संदेह नहीं है मेरे मन में कि आज की दुनिया जो खाने खाने में बटी हुई, उसको किसी ऐसे विचार, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी परंपरा की उसकी आवश्यकता है कि जो सबको समान दृष्टि से देख सके। हम G20 इस साल भारत नेतृत्व कर रहा है। हमने क्या स्लोगन दिया है? अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो छोटी बुद्धि वाले सोचते। उदार चरित के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया उनका कुनबा है। अब ये बहुत दफ़ा हितोपनिषद से है, बहुत दफ़ा कोट किया जाता है। मैंने किसी को ये भी कहते हुए सुना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन ज़रा आप और भी पढ़ लीजिए। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा सर्वा मानवा बंधवाश्चा स्वदेशो भुवन तिरेयम। माता पार्वती है, पिता महेश्वर हैं, सारे इंसान हमारे भाई हैं और तीनों लोक हमारा स्वदेश है। ये व्यापकता, ये समग्रता दुनिया की संस्कृतियों पे नजर डालिए। मैं ये मत समझिएगा मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई अपना रास्ता, अपनी जो उसका जीनियस है, उसकी जो विशेषता है, उसके अनुसार अपना रास्ता चुनता है। दुनिया की संस्कृतियों पर नजर डालिए, कैसे परिभाषित होती हैं। या तो ये भाई इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे सोसाइटी की जरूरत है। सोसाइटी का मतलब उसे यूनिटी चाहिए। पहले वो उस यूनिटी का इस्तेमाल करता था एकता का अपनी रक्षा करने के लिए। आज की दुनिया में वो इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो संस्कृति तो हमारी ज़रूरत है। तो संस्कृतियाँ कैसे परिभाषित हुई दुनिया में? कहीं कहा गया, और ये आलोचना मत मानिएगा बिल्कुल भी, मैं सिर्फ जो मेरी समझ में आता है वो बता रहा हूँ। तुम्हारी और मेरी खाल का रंग एक है, इसलिए हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। तुम और मैं एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। तुम और मैं एक तरह से पूजा पद्धति है, हमारी इबादत का तरीका एक है, इसलिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। भारत के मनीषियों ने क्या कहा? उन्होंने क्या ये आधार अगर अपनाओगे अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए,
तो बहुत लोग बाहर रह जाएंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रीणश्यामि साचा में न प्रीणश्यति। जो सब में उसको देखता है और उसमें सबको देखता है। तो गीता में भगवान कृष्ण वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं न वो कभी मुझसे अलग होता है और न कभी मैं उससे अलग होता हूं। ये भारत की संस्कृति की परिभाषा का आधार है। श्रीमद् भागवत में एक छोटी सी कहानी। मांडव्य ऋषि की। विचित्र वीर्य के 3 बेटे थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र और पांडु उनकी जो विवाहित पत्नियां थीं उनसे थी, लेकिन चूंकि व्यास से पहली पत्नी डर गई, आंखें बंद कर लीं, तो धृतराष्ट्र दृष्टिहीन पैदा हुए। दूसरी पत्नी भी डर गई, आंखें तो बंद नहीं की लेकिन डर बहुत गई, तो वो पांडु पीले रंग के पैदा हुए और कमजोर थे बहुत। जब तीसरी दफा मां सत्यवती ने फिर कहा कि फिर जाओ, तो पत्नियों ने एक दासी को वहां पे भेज दिया। वो नॉर्मल थी, वो विदुर पैदा हुए। अब विदुर इनमें सबसे ज्यादा योग्य थे तीनों भाइयों, लेकिन वो दासी से पैदा हुए थे, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया कि तुम्हें जन्म लेना पड़ा है क्योंकि मांडव्य ऋषि ने धर्मराज यानी यम को श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया था और क्यों दिया था? मांडव्य ऋषि बहुत तपस्या में अपनी लीन थे, उन्हें पता नहीं चला। कुछ लुटेरों ने लूट का सामान लाके उनके आश्रम में रख दिया और वो पीछे से जो भी उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था रही होगी वो लोग आ गए, वो माल बरामद हो गया और मांडव्य ऋषि जो अपनी तपस्या में लीन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ज्यादा सजा दी गई क्योंकि वो ऋषि थे। क्या आपने लूट का माल अपने यहां रखा है? और उनको सजा देने का तरीका क्या था? उनके जिस्म में नेजों को उनके शरीर से, नेजों से उनके शरीर को भेदा गया। लेकिन जब सारी बात सामने आई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उनसे क्षमा याचना की और वो नेज़े उनके जिस्म से बाहर निकले। ही वॉज इम्पेल्ड ऑन दीज थिंग्स। वो नेज़े उनसे बाहर निकाले, लेकिन एक नेज़ा किसी भी तरह बाहर नहीं आता था, तो उसको उन्होंने काटा और वो नेज़े का एक हिस्सा उनके शरीर में रह गया, इसलिए उनको अनी मांडव्य भी कहते हैं। वो ऋषि जिसके शरीर में नेज़े का हिस्सा है। तो मांडव्य ऋषि ने यम से पूछा कि मुझे किस चीज की सजा दी तुमने? भेंट हो गई, पूछा मुझे किस चीज की सजा दी तुमने? मैंने क्या किया था कि तुमने इतनी ये मेरे। हाँ, उनसे लोग पूछते थे कि ये आपके साथ क्यों हुआ, तो उन्होंने हमेशा ये कहा, राजा को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा मैं जानता नहीं क्यों हुआ, लेकिन मेरी कोई गलती रही होगी जिसके कारण हुआ। और बात को जब उनका यम से साक्षात्कार हुआ और यम से उन्होंने ये प्रश्न किया, तो यम ने कहा कि आप बिल्कुल मासूम थे, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो कर्मों का फल है। उनका क्या मतलब कर्मों का फल? उनका जब आप बच्चे थे तो आप छोटे छोटे कीड़ों को तिनके से उनके शरीर को भेदते थे। तो कहा मैं तो बच्चा था, मासूम था। कहा कि मासूम हो या बुद्धिमान हो, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ेगा।
और यहाँ पे मैं ये कहते हुए ख़त्म करूँगा अपनी बात कि एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियाँ हैं, मुझे बहुत पसंद। सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मैं चाहे सूत हूँ, चाहे सूत का पुत्र हूँ, सूत रथ चलाने वाले को भी कहते हैं और कपड़ा बुनने वाले को भी कहते हैं, या मैं कोई भी हूँ, मैं किस कुल में जन्म लिया हूँ, ये तो डेस्टिनी की बात है, ये तो इंसान के मुकद्दर की बात है। मेरा जन्म देव आधीन है, मेरा पुरुषार्थ मेरे अधीन है। इस जन्म में हो सकता है पिछले जन्मों का भोग रहा हूं मैं, लेकिन मैं इस जन्म में वो करूंगा जो जितना पुरुषार्थ मेरे अंदर है उसको मैं करूं। यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, ये कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो मेरी कहीं और भी लोगों से मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा साहब आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित करती है वो आपका एकल विद्यालय। तो जो कहानी मुझे वहाँ सुनाई, मैं आपसे कहता हूँ मेरी तो आंखें खुल गई। बताया कि जब शुरू में ये एकल विद्यालय के लोगों को ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट भेजा गया और जिन घरों में उनके रुकने की व्यवस्था की गई, वहाँ पर मांसाहारी भोजन खाया जाता था। ये लोग वहाँ से भाग के वापस आ गए नागपुर। तो जो चीफ थे ऑर्गेनाइजेशन के उस वक्त, उन्होंने उन सबको जमा किया, तकरीर की, भाषण दिया और कहा हम जिम्मेदार हैं कि ये लोग मार्जिनलाइज हुए, इनके संस्कार खत्म हुए, ये उस रास्ते से अलग हट गए, अब तुम्हें प्रायश्चित और भी कुछ नहीं तो प्रायश्चित के लिए वहीं जाके रहना पड़ेगा। बस हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करो कि आप जो चाहे खाइए, हमारे लिए एक बर्तन में थोड़ी सी सब्जी बना दीजिए और उसके साथ रोटी दे दीजिए। मैं तो सुना तो क्या ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास दृष्टि हो, जिनके पास विजन हो और जो अपना समय इसमें नष्ट ना करें कि मेरी दुर्दशा मुझे ही बदलनी है, कोई और नहीं बदल सकता मेरी दुर्दशा को। क्या खूबसूरत बात कही है, क्या नाम है, श्रीमद् भगवत गीता में, जहाँ कहा कि उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अफसादयेत, आत्मा एवा ही आत्मना बंधु, आत्मा एवा खलु आत्मन रिपु आत्मना, बंधु आत्मा आत्मना तस्य येना आत्मा एवा आत्मना जिता, अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एवा शत्रुवत। इंसान के उद्धार का तरीका केवल और केवल एक है, और वो है कि उसे अपनी, जब वो आत्मा जो उसके कंट्रोल में है, जो जिसे इंद्रिया निग्रह कहते हैं, जितेंद्रिय, वो आत्मा आप हमारी दोस्त है, और अगर हम आत्मा को खुला छोड़ दें तो वो हमारी शत्रु है। अगर उस पर कंट्रोल है तो हमारा उद्धार होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रभात जी। हम नरेटिव की बात करते हैं तो नरेटिव का जो वॉरफेयर है वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीमीडिया है। क्योंकि हम इस हॉल में एकत्रित हैं तो मैं एक खुशखबरी भी बताना चाहता हूँ। इस समय ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रही है ये किताब। ये जान के आप सबको बहुत बहुत खुशी होगी। तो संघ और दत्ता जी एक दूसरे के प्राय हैं और दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हैं। आप कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं। 1 दिसंबर 1955 को जन्मे होसबोले जी बेंगलोर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। मात्र 13 साल की उम्र में आप संघ से जुड़ गए थे। देश के संदर्भ में संघ का क्या अर्थ है ये सब आप भली भांति जानते हैं, और संघ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की चिंता दत्ता जी करते हैं। मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं दत्तात्रेय होसबोले जी को।
देश के जाने माने विचारक, लेखक और संयोग से राजनीति में भी रहने वाले केरल के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, इंजीनियर और लॉ दोनों के मिश्रण करके जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है उसको सही दिशा देने के लिए जिन्होंने एक इंटेलेक्चुअल बैटल अपने कंधों पर उठाए हैं, ऐसे साई दीपक जी आज के इस ग्रंथ के ग्रंथकार, लेखक, वर्षों से मेरे बड़े आयु के मित्र श्री बलवीर पुंज जी इस प्रकार के पुस्तकों को समाज के सामने लाने के लिए लेखक से भी ज़्यादा उत्साह दिखाने वाले हमारे प्रभात जी और पीयूष जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, समाज के जागरूक प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी। मेरे परिचय में बताया मैं दक्षिण के हिस्से से आया हूं, भारत के। साहित्य पक्षी खींच कहते हैं, साउथ इंडिया नहीं कहते, साउथ ऑफ इंडिया कहते हैं आप। और कई वर्षों से मैं कहता था, लेकिन मैं यूट्यूब में नहीं आता हूं, ये आते हैं, इसलिए ये प्रचारित हो गए। विमर्श के बारे में, नैरेटिव के बारे में और बाकी चीज जो शायद ने कहा उसमें I tend to say I am almost in agreement। और थोड़ा बुद्धिजीवी लोगों को थोड़ा डिसएग्रीमेंट होने से बुद्धिजीवी कहलाते हैं। तो मैं इससे सहमत हूं क्योंकि जो ट्रूथ है, सत्य के खोज करना भारत के परंपरा है, जो बलबीर जी ने बिल्कुल नैरेटिव हमारे स्वभाव के चीज नहीं है, इसलिए इसमें शब्द नहीं है। इसको विमर्श कहते हैं। क्या है, संस्कृत में शब्दों के बहुत बड़ा भंडार है। विमर्श कहना है, आख्यान कहते हैं, इसलिए नैरेटिव के लिए और एक शब्द है भारतीय भाषा में कहना है तो आख्यान। लेकिन आख्यान, कथन, विमर्श ये सब भारतीय भाषाओं में थोड़ा सा वेरिएशंस ऑफ मीनिंग हो जाते हैं, उसके कॉनोटेशंस अलग होते हैं। ये संस्कृत के बारे में, संस्कृत के इसमें भारतीय भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। अभी उपन्यास शब्द है, उपन्यास शब्द के हिंदी में अर्थ है नॉवेल। उपन्यास के शब्द अब तेलुगु और कन्नड़ में उपन्यास का अर्थ है व्याख्यान, लेक्चर। तो इसलिए भारत के जो संस्कृत शब्द हैं उसके बहुत सारे अर्थ अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसलिए हमें मजबूरी से कई बार अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। नैरेटिव बदलने के ये जो बैटल कह रहे हैं बार बार, ये जो उपक्रम हैं, ये जो बीड़ा उठाए हैं, यह यहीं से शुरू होता है। भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए, लेकिन संस्कृत को समझते नहीं है, संस्कृत अध्ययन नहीं करेंगे। संस्कृत तो मृत भाषा है, तो इसलिए संस्कृत कहना है तो वो तो ब्राह्मणों की भाषा है। संस्कृत तो शोषण करने वाली भाषा है। यानी कितने प्रकार के चीजें पिछले 100-150 साल से, खास करके पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्रता के बुद्धिजीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया। इसलिए संस्कृत को हटाओ।
इसलिए संस्कृत का हटाया तो विचार भी हट गया। इसलिए विमर्श के संदर्भ में जो एक नैरेटिव के संदर्भ में पिछले कुछ समय से समाज में जो विचार सामने आया, बहस आई, उस विचार को लेकर श्री बलवीर पुंज ने ऐसे एक लगभग 390 के 385 से अधिक पृष्ठों के यह ग्रंथ आपने लिखे हैं। जैसे विजय क्रांति जी ने कहा, बहुत दिनों से मैं कहता था आप लेख लिखते हैं, सेल्फ लाइफ वगैरह वगैरह उन्होंने कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन बलवीर जी से मैंने इतना ही कहूँगा, विजय जी को, विजय जी आप अकेले नहीं, मैंने भी कहा है। तो बलवीर जी को कहा, बलवीर जी आपके पास अभी टाइम भी है और आप अखबार के लिए, अपने स्तंभों के लिए, कॉलम के लिए आप लिखिए, लेकिन पुस्तक आपको लिखनी चाहिए। आप अध्ययन किए हैं, आप पुस्तक लिखेंगे तो वह आपके विचार, आपके दृष्टिकोण ये अगली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। सामान्यतः पत्रकार जब कॉलम लिखते हैं उसमें नोट्स, रेफरेंस, फुटनोट तो लिखते नहीं हैं, लेकिन इस पुस्तक में रेफरेंसेस, फुटनोट्स भरपूर हैं। जो विजय जी ने कहा ना, बलवीर जी के पास बहुत बड़े लाइब्रेरी है। बलवीर जी ने पुस्तक पढ़े हैं, उसके संदर्भ किए हैं, हर चैप्टर में, हर अध्याय में। अंत में उन्होंने कम से कम 2-4 दिए हैं, कोई कई जगह पर ज़्यादा भी दिए हैं। मैंने इस पुस्तक के पूरा प्रत्येक अध्याय पढ़ा ऐसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा सा प्राक्कथन लिखने के लिए बलवीर जी ने आग्रह किया। लेकिन प्राक्कथन लिखने के बाद तो कुछ बिंदु चर्चा करते हुए हमने इसमें एक प्राक्कथन में जितना कहना है वो मैंने कहा है, और प्रस्तावना भी लिखे हैं, वो भी आप पढ़िए। ये नैरेटिव के झंझट क्यों उठाना पड़ रहा है? पूर्व वक्ताओं ने, खास करके साई एक बहुत इस विषय के बारे में विशेष रूप से कहा है, और नैरेटिव करेंगे तो क्या होना चाहिए इसके बारे में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा है। तो दोनों मिलकर ये विषय पूरा होती है। भारत में, भारत के बारे में भारतीयों को परिचय देना है, और वो भारतीय भाषा में देनी चाहिए। किसी ने पूछा बलवीर जी से, आपने पुस्तक हिंदी में लिखी है? सामान्यतः बलवीर जी अंग्रेजी में कॉलम्स लिखते हैं, उनके हिंदी कभी स्वयं या और कोई अनुवाद करते हुए देश के कई समाचार पत्रों में छपते हैं। लेकिन बलवीर जी हिंदी में पुस्तक लिखना चाहिए, इसका आग्रह भी हुआ, क्योंकि अपने देश में वैचारिक बौद्धिक क्षेत्र में चर्चा और बहस होने के लिए अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो कान मार्केट में पुस्तक बिकेंगे, तो ही आप इंटेलेक्चुअल माने जाएंगे, नैरेटिव सेट करेंगे। ऐसे एक नैरेटिव जो सेट हुआ है उसको हमें तोड़ना है, इसलिए भी हिंदी में लिखने की आवश्यकता है, और हिंदी में अपने देश के विषय को हम अपने हृदय के नज़दीक के विषय को उस प्रकार प्रस्तुत करने के एक बहुत बड़े तादाद को निर्माण भी करना चाहिए। उस दृष्टि से बलवीर पुंज ने इस पुस्तक की रचना आपने की है। कौन है हम?
क्या है हमारी पहचान, ये इस पुस्तक के उपशीर्षक है। कौन है हम, इसी शीर्षक के एक पुस्तक कुछ समय पहले सैमुअल हंटिंगटन नामक बहुत बड़े विद्वान अमेरिका के हु आर वी ऐसे एक ग्रंथ की रचना की। वो दुनिया में उसकी चर्चा खूब हुई। अमेरिका में ट्विन टावर्स को गिराने के बाद जो चर्चा हुई, उस बहस, उस वातावरण, उस आफ्टरमथ के बीच से जन्मे एक ग्रंथ हु आर वी। सैमुअल हंटिंगटन ने तब तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ग्रंथ लिखे थे। मैं इसका उल्लेख करता हूँ, इसका अर्थ उन सारे विश्व में 100% तो वैसे के वैसे हमको लेना चाहिए, ऐसे मेरा कहना नहीं है, मैं भी नहीं लेता हूँ। लेकिन ये सारे विचार मंथन के लिए दुनिया किस दिशा में जा रही है, क्या सोचना चाहिए, हर देश को अपनी पहचान को, अपने अस्मिता को, हर समाज को, हर सभ्यता को आज नए संदर्भ में, आज के दुनिया के जो भी हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड, इन सारे विषयों में हमें एंड ऑफ हिस्ट्री होने के बाद इन सारे एक नए दुनिया में सारी मानवता प्रवेश कर रही है। तो अपने जड़े क्या हैं, हम कौन हैं? अरे मोहम्मद साहब ने उसके बारे में कहा, कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में पिता। ये शंकराचार्य जी ने इस विषय को कहते हैं, ये विश्व के इसमें मत पढ़ो, ये आसार है, सारहीन है, इसलिए इस स्वप्न के विचार से परे तुम कुछ और हो। लेकिन वो तो है अध्यात्म के एक स्तर पर, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्र के नाते, एक जन के नाते, एक सभ्यता के नाते हम कौन हैं? हम इस दुनिया में हैं तो हमारे कुछ हैसियत है या नहीं है? घिसे पिटे, हारे, रोने वाले, दुनिया में कुछ भी किए नहीं है, ऐसे हम लोग हैं? या दुनिया के इतिहास में एक श्रेष्ठ जीवन की न केवल संकल्पना के प्रयोग करते हुए विश्व के मानवता के लिए स्थायी विचार, स्थायी व्यवस्था के कई विषयों के बारे में योगदान देने वाले हम अपने बारे में भूल गए? संघर्ष किए हम 1000 वर्ष, 150 वर्षों के अंग्रेजों के राज में हमारे लोगों के दिमाग में एक विचार घुसा दिया उन्होंने। हम मुगलों के बाकी लोगों के साथ संघर्ष करते रहे। कभी इस देश के पढ़े लिखे लोगों को, इस देश के सामान्य लोगों को नहीं लगा ये बाहर से आए हुए लोग हमसे बेहतर है, श्रेष्ठ है, उच्च कुल के हैं, ज्यादा सभ्य हैं, कभी नहीं लगा। संघर्ष किए, शारीरिक संघर्ष में शस्त्र के सामने कभी हार भी हुई है, लेकिन कभी भी इस देश के लोगों ने उस बर्बरता के सामने यह नहीं स्वीकार किया ये बुद्धि से, संस्कृति से, सभ्यता से श्रेष्ठता उनकी है, ऐसे हमने नहीं माना। लेकिन दुर्भाग्य यह है 150 वर्षों के अंग्रेजों के इतिहास में इस देश के सुशिक्षित कहने वाले लोग अपने को हम छोटे हैं, हम तो असभ्य हैं, हमारी बुद्धि ही नहीं है, हम दुनिया के लिए कुछ दिए ही नहीं है, सब भूल गए। हजारों वर्षों के अपने इतिहास, हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान के जो तपस्या साधना, हजारों वर्षों के हमारे कई प्रकार के प्रयोगशीलता, केवल कभी कल्पना नहीं थी, प्रयोग किया, साधना की। भौतिक दुनिया के संदर्भ में, आध्यात्मिक लोक के संदर्भ में, लौकिक जीवन, पारमार्थिक जीवन, दोनों के विषय में यहां के लोगों ने श्रेष्ठ बिंदु पर पहुंचे थे। मैं ये नहीं कहता उसके आगे नहीं है,
मानवता कभी उसके कोई लास्ट पॉइंट हो गया, ऐसे कभी नहीं हो सकता, और आगे जाना है। लेकिन उसको हम भूल गए। हमें अपने बारे में घृणा हो गई, हमें अपने बारे में ही ऐसे लगने लगा कि वही हमारे व्हाइट मैन्स बर्डन जो है वो हम है, क्या करें। इसलिए हमें सिविलाइजेशन सिखाने के, हमको सभ्य बनाने के, हमको कल्चर के रास्ते पर ले जाने के सारे बेड़ा उन्होंने उठाई। हम उसको गुलामी की उस दौरान स्वीकार भी कर लिए, चलो भाई। लेकिन देश स्वतंत्र होने के 75 वर्षों में तो करना चाहिए था ना, नहीं, उससे ज्यादा गुलामी दिखाने के होड़ लग गई। ये क्यों हुआ? बिकॉज सच ए नैरेटिव वाज सेट बाय देम, बाय देयर agents here, through academies, through universities, think tanks, international medias, opinion making, through judiciary, कहाँ नहीं किए। भारत हिंदू सनातन इससे जुड़े हुए हर विषय के बारे में घृणा उत्पन्न करो, प्रश्न खड़ा करो, ये दकियानुसी है, ये साइंटिफिक नहीं है, एंटी डेवलपमेंट है, ये है वो है, एंटी ह्यूमन है, कितने प्रकार से हमारे ऊपर करते रहे। आश्चर्य और दुर्भाग्य के विषय है इस देश के यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज, इस देश के व्यापक रूप से मीडिया जगत, इस देश के तथाकथित सुशिक्षित लोग इसको स्वीकार कर लिया। मुझे याद है, मैं कई बार इसको कहता हूं, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई वर्ष पूर्व एक डॉक्टर कोवूर करके उनका लेक्चर था। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द लेक्चर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, देयर इज नो साइंटिफिक हेरिटेज इन इंडिया। That was the lecture, and he tried to prove it in his more than 1 hour lecture, how India was not having any scientific heritage at all. ऐसे कहने की हिम्मत ताकत कैसे आ गई? ऐसे कहते हो तो प्रश्न उठाते क्यों नहीं है? लेकिन अपने कुछ लोग वहां उठाए प्रश्न। 1.25 घंटे के कार्यक्रम 2.5 घंटे हो गए, क्योंकि कुछ लोग खड़े हुए, प्रश्न किया उन्होंने। तो इसलिए ऐसे कई विषयों के संदर्भ में मैंने एक विषय का उल्लेख किया, ऐसे अपने देश में राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र क्या है? दुनिया में जो नेशन स्टेट की कल्पना हो गई वही राष्ट्र है। राष्ट्र अलग है, नेशन अलग है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नेशन और राष्ट्र एक ही है मानकर भी नेशन स्टेट को ही हमने देश के अंदर कर लिया। भाषा आधारित राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े चल रहा है, तमिल आधारित राष्ट्र, कर्नाटक में कोडगु करके 3 तहसील के एक जिला है, और कोडगु के लोग कहते हैं कोडगु इज ए डिफरेंट नेशन। साढ़े नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कई वर्षों से क्या हुआ? यानी हम मल्टी नेशन स्टेट। ऐसे क्यों? रूस ऐसे था ना, इसलिए सोवियत रशिया मल्टी नेशन स्टेट हुआ, तो हम भी ऐसे ही हैं, बिकॉज इट इज यूनियन ऑफ इंडिया। साई दीपक जी ने अपने इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उस पुस्तक में अच्छी चर्चा की है आपने। तो इसलिए राष्ट्र क्या है? अब धर्म की बात मत करो, क्योंकि ये सेक्युलर नेशन है। धर्म की क्या कल्पना है? महर्षि अरबिंदो ने जो भारत के भारत के मस्तिष्क कैसे, इसके योगदान क्या है दुनिया के बारे में, उन्होंने 3 बातें बताई।
एक उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ सोल, आत्मा की खोज। ये भारत के लोगों ने आत्मा चिदानंद रूप शिवोहम अपने बताए। वो जो नित्य चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, उसके खोज भारतीय ऋषियों ने, भारतीय आध्यात्मिक तपस्वियों ने, डिस्कवरी ऑफ सोल। सेकेंड डिस्कवरी ऑफ धर्म, यह महर्षि अरविंदो का कहना है। एंड थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ शास्त्रास। बाल गंगाधर 30 वर्ष जिन्होंने घेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के नाते रहे, बहुत वर्ष भारत के इस सारे विचार से न केवल दूर विरोधी भी रहे, ऐसे व्यक्ति बंगलुरु यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में उनका भाषण था। उन्होंने भाषण के दूसरे या तीसरे वाक्य में ये कहा था, विश्व को भारत ने कई देन दिए होंगे, लेकिन भारत के एक अत्युन्नत देन ऐसे में कौन सा ऐसे करता, तो मैं मानता हूं ये धर्म की कल्पना जो है, यह भारत की देन है दुनिया के लिए। योगी अरविंदो ने यही कहा था। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का अर्थ ही धर्मनिरपेक्षता है, इसलिए धर्म को ही दूर करो। धर्म जीवन की धुरी है। पंचायत राज व्यवस्था के आधार धर्म था। ये कहने वाले कौन है मैं बताऊंगा आपको। अपने देश में पंचायत व्यवस्था जो थी प्राचीन काल से, उसके आधार धर्म था। ऐसे कहने वाले कौन? विवेकानंद नहीं, अरविंदो नहीं, गुरुजी गोलवालकर नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पंचायत राज व्यवस्था के बारे में धर्मपाल जी के जो पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रस्तावना लिखे हैं। उसमें जो जयप्रकाश नारायण कहते हैं, भारत के पंचायत व्यवस्था जो थी सदियों तक, उस व्यवस्था के आधार धर्म भाव था। धर्म तो धर्म का अर्थ क्या है? पूजा पाठ है क्या? उपासना पद्धति है क्या? इन बातों के संदर्भ में अपने को विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो नैरेटिव की एक राय है, इसमें राष्ट्रीयता के विचार रहेगा। मैं अभी परसों एक सिंपोजियम हुआ था, वहाँ एक विषय मैंने जानबूझ कर रखा था, वो यहाँ भी सांदर्भिक रूप से मैं कहना चाहता हूँ। सिटीजनशिप और नेशनैलिटी, ये दोनों एक ही है क्या? अब इक्वेशन हो गया उसका नेशन स्टेट के कारण, एम आई राइट? बट सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी विल they become one and same. Citizenship is a political legal status, whereas nationality is a socio-cultural concept or socio-spiritual concept, whatever you say. इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? हमने यूरोसेंट्रिक आइडियाज को, यूरोप पे केंद्रित सारे विचार को अपने जीवन में, अपने पाठ्यक्रमों में, अपने गवर्नेंस में, अपने सार्वजनिक चर्चा में, हमारे मीडिया के बहस में, हम अपने समाज को देखने के दृष्टि में, अपने समाज को समझने के हमारे प्रयत्न में, हम इस यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं। इस गुलामी से हमको बाहर आना पड़ेगा। नैरेटिव तब तक ठीक नहीं होगा, या नैरेटिव का काम ये होगा, इस कॉलोनाइज्ड माइंड से हमको मुक्त करने के लिए ये नैरेटिव की आवश्यकता है। इसलिए हम कौन हैं, क्या हमारी पहचान, इस प्रश्न के जो उठाते हुए उन्होंने कहा है, यह आज बहुत प्रासंगिक है। इससे अधिक मैं कहना नहीं चाहूँगा। अपने यहाँ प्रश्न नैरेटिव को विमर्श कहते हैं कि संवाद है, हमारे यहाँ एक शास्त्रार्थ की कल्पना है। नैरेटिव ये प्रोपेगेंडा है, बताया ट्रूथ, सत्य के खोज।
सत्य एक दिखता है आपको, मुझे एक दिखता है, लेकिन वो भी अर्ध सत्य है। मुझे इस तरफ से जो दिखता है वो भी अर्ध सत्य है। सत्य को तो समग्रता से देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट है उस सत्य को मैं रखता हूं तो नैरेटिव होता है, बिकॉज आई कैन प्रूव दैट इट इज ट्रूथ, बट इट इज नॉट फुल ट्रूथ, but it is my convenient truth, and the convenient truth becomes narrative, and on the basis of that narrative propaganda starts. ये सारी चीजों के संदर्भ में हमें एक सबल प्रबल वैचारिक अभियान को चलाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज दुनिया के सामने मनुष्य से संबंधित, सृष्टि से संबंधित मनुष्यों ने बनाए हुए व्यवस्थाएं, समाज, सरकार, संविधान, विश्वविद्यालय, शिक्षा, गवर्नेंस, इन सारे विषयों के बारे में अपने को एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा। उसको हमें अपने जड़ों में जाकर उसको समझकर आज के संदर्भ में कैसे करना चाहिए, ऐसे एक युगानुकूल काल सुसंगत नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अपने को समझना आवश्यक है। नो यूर सेल्फ फर्स्ट, नो दाई सेल्फ। लेकिन वहीं रुकना नहीं है। विचार की यात्रा 5000 3000 पहले के विषय को बताकर समाप्त नहीं होती। देयर इज नो फुल स्टॉप इन द जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअल परसूट। आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान के नए नए आविष्कार करना पड़ेगा, ज्ञान के नए नए सृजन करना पड़ेगा। इसलिए नैरेटिव एक छोटा आयाम है उसमें, लेकिन उसके महत्व है। उस महत्व को हमें समझना है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रार्थ जो है भारत में शास्त्रार्थ इसलिए सत्य के खोज के एक प्रामाणिक प्रयत्न था। शास्त्रार्थ में मैं मेरे अनुभव से, अध्ययन से, अवलोकन से, संवेदना से जिस सत्य को मैं रखता हूं उसको प्रामाणिकता से मैं रखूं। आपने जो सत्य का अनुभव किया है, अध्ययन किया है, अवलोकन किया है, उसको आप रखेंगे, उस पर शास्त्रार्थ होगी। आपके सत्य को यदि मेरे सत्य से उच्चतर सत्य है ऐसे मैं मानता हूं, तो उस शास्त्रार्थ में मैं आपको स्वीकार करता हूं। ये हार जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। मैं आपका फॉलो करता हूं। यह इस देश के नैरेटिव के ये परंपरा रही है। इसलिए उस सत्य के शास्त्रार्थ के लिए हम तैयार हों। आज लोकार्पित हुए यह पुस्तक, यह ग्रंथ उस प्रयत्न के लिए, उस प्रामाणिक प्रयोग के लिए हमारे लिए प्रेरणा दे। और बलवीर पुंज ने यहाँ आश्वासन दिया है, शीघ्र ही और एक पुस्तक लेके आऊँगा। उस दिन के लिए मैं प्रतीक्षा करूँगा। धन्यवाद।